Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Proxima Centauri star. This topic is important from our syllabus, paper 4 science and technology point of view, especially the subtopic space sector. So सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या. व्हाट इज दिस प्रॉक्सिमा सेंचुरी? इट इज अ स्टार दैट इज 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन. तो आप देखिए ये हमारा सन है और ये हमारे सन से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स अवे है. एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सन. तो हमारे सन से ये सबसे नज़दीक वाला स्टार है. उसके अलावा बाकी जो भी स्टार हैं वो इससे थोड़े और दूर पे ही हैं. And the mass of this Proxima Centauri star is about 1/8 of the sun's mass and इसका लाइट भी काफ़ी डिम है और इस कारण से ये अर्थ से इसको देखा नहीं जा सकता है. इसका लाइट बहुत डिम है. और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के देखो दो प्लैनेट्स भी हैं. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन है, उसके अराउंड कई सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं. वैसे ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है उसके अराउंड 2 प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी सी. और ये जो आर्टिकल है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट के बारे में है. ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट आप देखिए इसको. ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के अलोंग 11 दिन के अंदर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड लगभग 365 डेज में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. ये प्रॉक्सिमा बी इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के अलोंग 11 दिन में पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट है इसकी ओवरऑल वेट हमारे अर्थ से 1.2 टाइम्स हाइयर है. और ये जो प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट है इसको हम इसलिए डीपली स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ इन द गोल्डी लॉक जोन ऑफ दिस स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी. तो ज़रा समझते हैं कि गोल्डी लॉक जोन होता क्या है. देखिए किसी भी स्टार के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन. वो पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है दैट इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड सो दैट लिक्विड वाटर कुड एग्जिस्ट ऑन दिस. तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये हमारा सन है और नज़दीक वाला एरिया है वो इतना गर्म होगा कि यहाँ पे लिक्विड वाटर हो नहीं सकता, इवेपोरेट हो जाएगा. और दूर वाला एरिया इतना गर्म हो जाता है दूर वाले प्लैनेट्स की वहाँ पे भी लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा नहीं, आइस फॉर्म में होगा. तो बीच का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है. और वाटर लिक्विड फॉर्म में होना एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर लाइफ. और इसी कारण से इस एरिया को हम लोग कहते हैं हैबिटेबल जोन. गोल्डी लॉक जोन जो होता है वो होता है हैबिटेबल जोन. इस एरिया में लाइफ हो सकती है. जहाँ पे भी वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा उसको वहाँ पे लाइफ हो सकती है. और ये सेंचुरी बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी जो स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी जो प्लैनेट है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के हैबिटेबल जोन में है यानी कि गोल्डी लॉक जोन में है. ठीक वैसे ही जैसे हमारा अर्थ हमारे सन के गोल्डी लॉक जोन में या हैबिटेबल जोन में है. अर्थ के अलावा बस एक मार्स ही है जो गोल्डी लॉक जोन में है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर. बाकी सारे प्लैनेट्स इससे बाहर हैं. अब करंट न्यूज़ देखते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं. ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या न्यूज़ है करंट न्यूज़. तो समझिए इसको भी समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझिए. बहुत ही नोटेड फिजिसिस्ट हैं, आपने भी नाम सुन रखा होगा स्टीफन हॉकिंग साहब का. इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. उस प्रोजेक्ट का नाम है $100 मिलियन ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट का सरल शब्दों में काम ये है कि दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जो भी रेडियो सिग्नल्स हैं पूरे यूनिवर्स में जनरेट हो रहे हैं उसको कैप्चर करना, उसको डिकोड करना. और इसके लिए कई सारे पावरफुल टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं. जैसे 2 इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर. $100 मिलियन ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट 2 इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप हैं. एक है यूएस के अंदर जिसका नाम है ग्रीन बैंक
ऑब्जर्वेटरी, और उसके अलावा एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसका नाम है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी। और इन सब का इस तरह के ऑब्जर्वेटरी जो सिस्टम्स हैं, इनका पर्पस ही है कि यूनिवर्स में जो भी इस तरह के रेडियो वेव्स, रेडियो ब्लास्ट उनको कहते हैं, जब बहुत लार्ज अमाउंट में रेडियो वेव्स जनरेट हो तो उनको कहते हैं रेडियो ब्लास्ट। और इस तरह के रेडियो ब्लास्ट जनरेट हो तो उन सिग्नल्स को कैप्चर करना, उनको डिकोड करना कि ये कहाँ से आ रहे हैं। अब करंट न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक ऑब्जर्वेटरी है, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी इन ऑस्ट्रेलिया, इसने रेडियो ब्लास्ट को कैप्चर किया है। हाल फिलहाल में नहीं किया है, मई जून में कैप्चर किया था इसी साल के। और ये जो रेडियो बीम्स आ रहे हैं जिसको इसने कैप्चर किया है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने, ये आ रही हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के तरफ से। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार है, इस एरिया से हमारे अर्थ के तरफ इस तरह का रेडियो वेव्स या रेडियो ब्लास्ट आया है जिसको पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कैप्चर किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसमें इतना इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो वेव सिग्नल्स आए हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स फ्रॉम प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार और उसके एरिया से, दैट इज अ टेक्नो सिग्नेचर ऑफ एलियन। टेक्नो सिग्नेचर ऑफ एलियन का मतलब कि दैट इज अ साइन ऑफ सम एलियंस। टेक्नो सिग्नेचर मतलब सम सिग्नल जनरेटेड बाय एनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ एलियंस। देखिए, जैसे हम कई सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जेट बनाते हैं, फाइटर जेट या अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, तो उन सारे एक्सप्लोजन्स में कई सारे इस तरह के रेडियो वेव्स जनरेट होते हैं, वो कहे जाएंगे टेक्नो सिग्नेचर ऑफ ह्यूमंस। उसी तरीके से अगर कहीं दुनिया भर में एलियन हैं तो वो एलियन भी कुछ ना कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट करेंगे, टेक्निकल इक्विपमेंट्स उन्होंने बनाए होंगे, उन टेक्निकल इक्विपमेंट्स से जो भी रेडियो वेव जनरेट होंगे उनको हम कहेंगे टेक्नो सिग्नेचर ऑफ एलियंस। और ये जो वेव्स आए हैं जिसको हमारे पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाले ने कैप्चर किया है, ये साइंटिस्ट्स का मानना है कि इट इज एलियन टेक्नो सिग्नेचर। और ये आया कहाँ से है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाले एरिया से। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला जो स्टार है उसका एक प्लैनेट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी हैबिटेबल है, मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे एलियन हो सकते हैं। और इस एरिया से इस तरह की रेडियो वेव्स आई हैं जिसको हमने कैप्चर किया है। इस कारण से साइंटिस्ट्स को ऐसा लग रहा है कि देयर आर एलियंस ऑन दिस प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और इसी कारण से ये न्यूज़ में आया है। The next article is taken from international segment. It is about next Dalai Lama. This topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. So दलाई लामा के बारे में पहले समझ लेते हैं। लुक, दलाई लामा इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ अ पोजीशन। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, वैसे ही दलाई लामा भी एक पोस्ट है। जो तिब्बत के महायान बुद्धिस्ट होते हैं उनके दलाई लामा सबसे सुपीरियर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं। दलाई लामा इज एक्चुअली नोन एज अवलोकितेश्वर अमंगस्ट महायान बुद्धिस्ट। जैसे हमारे लिए भगवान होते हैं अलग अलग तरीके के, उनके लिए भी एक तरह के देवता हैं अवलोकितेश्वर, और उनको अवलोकितेश्वर, दलाई लामा भी एक तरह के देवता हैं या अवलोकितेश्वर हैं तिब्बत के महायान बुद्धिस्ट लोगों के लिए। और अवलोकितेश्वर देखो क्या करते हैं, ही इज ए काइंड ऑफ बोधिसत्वा। वो बोधिसत्वा का काम क्या होता है महायान बुद्धिस्ट में, आपने बेसिक हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा, कल्चर में, कि वो लोग बाकी महायान बुद्धिस्ट्स के निर्वाण के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट ट्रांसफ़र। सरल शब्दों में मैं समझाऊं, आपने भी अपने घरों में देखा होगा लोगों की माँ पूजा करती है, कहती है कि भगवान हमारा बेटा पास हो जाए, तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट ट्रांसफ़र, कि माँ मेरिट अर्न कर रही है भगवान की पूजा करके और वो अपने बच्चे को वो मेरिट ट्रांसफ़र करना चाह रही है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि बुद्धिस्ट से सवाल हर साल पीटी में आता ही आता है। तो देखिए, बुद्धिस्ट के अंदर अलग अलग सेक्ट हैं,
जैसे कि महायान, हीनयान एंड वज्रयान। और हीनयान तो देखो भगवान को मानते नहीं हैं, महायान जो है वो गौतम बुद्धा को ही भगवान मानते हैं। और महायान बुद्धिस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है बोधिसत्वा का। बोधिसत्वा वो लोग होते हैं महायान बुद्धिस्ट के अंदर जो मेरिट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो खुद मेरिट अर्न करते हैं और वो बाकी लोगों को मेरिट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि बाकी लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सके। और उसी तरीके के एक बोधिसत्वा हैं अवलोकितेश्वर महायान बुद्धिज़्म के अंदर। और दलाई लामा को माना जाता है कि वो अवलोकितेश्वर हैं। जैसे हम बोलते हैं ये विष्णु का अवतार है, वैसे ही दलाई लामा को माना जाता है कि ये अवलोकितेश्वर का अवतार है, जो एक तरह के बोधिसत्व। तो आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। और दलाई लामा कैसा है, एक दलाई लामा की डेथ होती है तो फिर दूसरे दलाई लामा को अपॉइंट किया जाता है। इस तरीके से वन दलाई लामा इज सक्सीडेड बाय अनदर। जो करंट दलाई लामा है उनका रियल नाम तो है तेंजिन ग्यात्सो एंड ही इज 14th दलाई लामा इन सक्सेशन। अब करंट न्यूज़ ये है कि देखो दलाई लामा की एज हो रही है और अब काफ़ी एजड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट दलाई लामा के अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, क्योंकि वंस दलाई लामा डाइज दिस तिब्बतन पीपल विल हैव टू अपॉइंट देयर नेक्स्ट दलाई लामा। तो इस कारण से उनके नए दलाई लामा को कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसकी बात चल रही है। तो ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू दलाई लामा। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से, तिब्बतन बुद्धिस्ट के हिसाब से दलाई लामा को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हायर लामाज ऑफ गेलियोपा ट्रेडिशन। तो गेलियोपा एक तरह का उनके अंदर भी महायान बुद्धिस्ट के अंदर ही एक सेक्ट है। आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आप सरल शब्दों में समझिए कि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से दलाई लामा को अपॉइंट करने के लिए समझो तो उनके हायर लामाज होते हैं, हायर जो उनके पुजारी होते हैं ऑफ गेलियोपा ट्रेडिशन, वो अपॉइंट करते हैं। दैट अपॉइंटमेंट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द तिब्बतन गवर्नमेंट। तो जो तिब्बत की लोकल सरकार होती है उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव होना चाहिए। लेकिन चाइना ने इस प्रोसेस को डिस्प्यूट कर दिया है। चाइना ने कहा है कि दूसरा तरीका होना चाहिए रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा। चाइना ने कहा है कि हिस्टोरिकल टाइम से ऐसा चल रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो उसने जो भी प्रोसेस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से होते हैं उसको काउंटर कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया। चाइना ने कहा है कि ट्रेडिशनली क्या प्रोसेस है वो हम बताएंगे, और चाइना ने अपने तरीके से बताया है कि कैसे दलाई लामा का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ने कहा है कि देखो जो जोखांग टेम्पल है, और ये जो जोखांग टेम्पल है ये तिब्बत के अंदर है, और ये जोखांग टेम्पल इज़ इन द पोटाला पैलेस जहाँ पे पहले दलाई लामा रहते थे। अब तो आपको पता है कि दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ करके इंडिया में आकर के धर्मशाला के अंदर शरण ली है बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट अगेंस्ट तिब्बतन पीपल। लेकिन जब वो तिब्बत के अंदर रहते थे तो उनको पोटाला पैलेस है, उनका पोटाला पैलेस के अंदर है जोखांग टेम्पल, और जोखांग टेम्पल के अंदर इस तरीके का एक गोल्डन अर्न है या सोने का कलश है। उस सोने के कलश में कुछ नाम डाले जाएंगे, चिट डाले जाएंगे, ऐसा कहता है चाइना, और उस चिट में से जो भी फिर एक चिट पिक किया जाएगा और जो भी नाम आएगा उस इंसान को हम लोग अपॉइंट करेंगे एज नेक्स्ट दलाई लामा। यही प्रोसेस ऐसा चाइना ने कह दिया कि पहले से ऐसा ही चलता आ रहा है। और चाइना ने ये भी कह दिया कि जो भी नया दलाई लामा अपॉइंट होंगे दैट शुड बी डन ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो अब इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है कि क्या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, क्या चाइना कह रही है। आपको बस इतना जानना है कि चाइना वांट्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा। वो इस तरीके के नियम कानून बता रहा है जिससे अपने आप चाइनीज़ सपोर्टेड या चाइनीज़ बैक्ड दलाई लामा ही अगला दलाई लामा बन पाए, और इसके हिसाब से फिर पूरा तिब्बत पे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंट्रोल चाइना का और ज़्यादा फर्म हो जाए। वैसे भी अभी भी तिब्बत पे चाइना का ही कंट्रोल है, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तो कम से कम दलाई लामा उसको काउंटर तो करते हैं, कुछ हद तक ऑटोनॉमी डिमांड तो करते हैं, लेकिन अगर अगला दलाई लामा बिल्कुल चाइनीज़ बैकिंग से बन गया तो फिर तिब्बत की ऑटोनॉमी का डिमांड भी नहीं रहेगा। यही है चाइना का गेम प्लान वाइल इंटरफेयरिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा। अब करंट डेवलपमेंट क्या है? करंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने एक नया कानून पास कर दिया है। उस कानून का नाम है द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। इस कानून के हिसाब से अमेरिका ने कहा है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो तिब्बत के बुद्धिस्ट का ट्रेडिशन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा, वही ट्रेडिशन फॉलो होना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर चाइनीज़ सरकार दलाई लामा के अपॉइंटमेंट पे इंटरफेरेंस करती है तो चाइनीज़ सरकार और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है,
उनके ट्रैवल पे सैंक्शंस लगा सकता है। तो इस तरीके से यूएस ने साफ साफ ये कानून पास करके द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास करके चाइना को एक तरह से सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर आपने दलाई लामा के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंटरफेरेंस किया तो हम लोग आपके खिलाफ और ज़्यादा एक्शन लेंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ग्लोबल ऑर्डर पे? देखो, यूएस ने तो साफ साफ एक्शन ले लिया, कानून पास कर दिया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने साइन भी कर दिया इसको, तो अब ये कानून बन चुका है। तो इससे होगा क्या, ग्लोबल ऑर्डर में क्या अंतर आएगा? ऑफ कोर्स इट विल लीड टू इंक्रीज हॉस्टिलिटी बिटवीन यूएस एंड चाइना। लेकिन अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ ही साथ एक खतरा भी है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है, हम भी इस कार्ड को प्ले कर सकते हैं, हम भी प्रेशराइज कर सकते हैं चाइना को कि नए नए दलाई लामा के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट उसमें थ्रेट भी है, क्योंकि द मोर वी प्रेशराइज चाइना देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अगेन टेंशंस एट द बॉर्डर फ्रॉम चाइना। तो वो एक थ्रेट भी है इंडिया के लिए। अब देखना ये है कि क्या इंडिया इंटरवीन करता है या नहीं। क्रक्स में आज देखिए इसी तरह का आर्टिकल आया है कि विल इंडिया बी बोल्ड इनफ टू प्ले द तिब्बत कार्ड, प्ले द दलाई लामा कार्ड। अब देखते हैं, लेकिन इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर है चाइना के अगेंस्ट। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about hypothermia caused due to alcohol. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश के मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में सीवियर कोल्ड वेव्स आने वाले हैं, और इस कारण से उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं लोगों को कि घरों के अंदर रहें, गर्म कपड़े पहने, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पास किया है कि अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें सर्दी के दिनों में, अदरवाइज यू विल फेस हाइपोथर्मिया। अब इसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया है, क्योंकि एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि सर्दी के दिनों में अल्कोहल का कंजम्पशन करने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है और हम सर्दी से बच सकते हैं। लेकिन ये जब आर्टिकल आया है तो अब ये एक प्रॉपर साइंस का इस मैटर हो चुका है, और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछ लेगा या एपीएससी भी पूछ लेगा, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। देखो, हाइपोथर्मिया अकर्स व्हेन बॉडी लूज मोर हीट दैन दे प्रोड्यूस। तो हमारी बॉडी का अगर पूरा का पूरा हीट लूज हो जाए और बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगे तो हम कहते हैं कि हमें हाइपोथर्मिया हो गया। थोड़ा बहुत मॉडरेट हाइपोथर्मिया हो तो उसका आप इलाज कर सकते हैं, आग के पास बैठ करके ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाए तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके कारण आपको पैरालिसिस, किसी को भी पैरालिसिस हो सकता है, इवन डेथ हो सकती है। हाइपोथर्मिया के कारण देखो, हाइपोथर्मिया का जनरल कंडीशन है क्या? देखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री या उससे कम फ़ारेनहाइट पे चली जाए तो हम कहते हैं कि वी आर फेसिंग हाइपोथर्मिया। अब सवाल यह है कि अल्कोहल के कंजम्पशन से तो हमें लगता था कि बॉडी टेम्परेचर बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ घट क्यों रही है और क्यों हाइपोथर्मिया हो रहा है, उसको जरा समझते हैं। हाउ अल्कोहल कैन कॉज हाइपोथर्मिया। तो देखो, अल्कोहल इज ए वैसोडाइलेटर, मतलब सरल शब्दों में बोलें तो अल्कोहल लेने के बाद हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ा और ओपन हो जाते हैं और रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उसी कारण से और ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो फिर और ज़्यादा ब्लड हमारे स्किन सरफेस के अलॉन्ग फ्लो करता है। जब और ज़्यादा ब्लड हमारे स्किन सरफेस के अलॉन्ग फ्लो करता है तो हमारे स्किन को ओवरऑल गर्मी लगती है, बॉडी को नहीं, इंटरनल बॉडी को नहीं, स्किन को। तो हमें ऊपर ऊपर से गर्मी महसूस होती है, और ऊपर ऊपर से गर्मी महसूस होने के कारण बॉडी को एक तरह की फीलिंग आती है कि हमें गर्मी लग रही है, जबकि ओवरऑल बॉडी के अंदर गर्मी नहीं है, स्किन के ऊपर गर्मी है। और जब बॉडी को ऐसी फीलिंग आती है स्किन में गर्मी होने के कारण कि गर्मी लग रही है, तो थोड़ा थोड़ा फिर हमारा स्वेट निकलना शुरू होता है, पसीना निकलना शुरू होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो भी इंसान शराब पिया होता है उसके बॉडी पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी दिखता है आपको। तो शराब पीने के बाद स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण स्वेट आ जाने लगता है, और स्वेट जब आने लगता है तो वो स्वेट इवेपोरेट होता है, और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी से लगातार हीट लूज होता है, और हीट लूज होते 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 हमारे अंदर की कोर बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जबकि स्किन पे फिर भी लगता है कि गर्मी है। तो ये एक तरह का आप समझो कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाता है। इंसान खुद नहीं समझ पाता शराब पीने के बाद कि उसको उसके अंदर से हीट लूज हो रहा है, क्योंकि स्किन सरफेस अभी भी वार्म है, लेकिन अंदर से हीट लूज हो रहा है, और अंदर से हीट लूज होते होते एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब वो हाइपोथर्मिया में पहुंच जाएगा। कोर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगी, और वैसे कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथर्मिया, एंड ही माइट सफ़र फैटल अटैक्स और पैरालिसिस। जैसे इस फिगर की मदद से एक बार फिर समझ लीजिए, ये इंसान है, इसने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया तो इसके स्किन पे
ब्लड सरफेस, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। स्किन पे ब्लड फ्लो बढ़ते ही उसको गर्मी आने लगेगी स्किन के ऊपर। बॉडी विल फील वार्म बट इट वॉन्ट बी वार्म फ्रॉम इनसाइड। और जो स्किन पे स्वेट है वो इवेपोरेट करेगा। जब स्वेट इवेपोरेट करेगा तो और ज़्यादा हीट लूज होगा। जब और हीट लूज होगा बॉडी के कोर से, तो धीरे धीरे वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा। तो एक तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि स्किन गर्म हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी अंदर से बॉडी ठंडी है, जबकि ऊपर से खाली स्किन गर्म है। एक तो प्रॉब्लम ये होता है, एक कन्फ्यूजन स्टेट ये होता है। दूसरा, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण लोगों का माइंड भी इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि उसको सर्दी और ठंडी गर्मी में कुछ अंतर महसूस भी नहीं होता है। मतलब जो एक्सपीरियंस पार्ट है कोल्डनेस का वो भी कम हो जाता है, और इस कारण से फिर इंसान को हाइपोथर्मिया हो भी, अटैक आ भी जाता है, फिर भी वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from Science and Technology segment. It is about pneumocell. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So current news क्या है? सरल सा current news है कि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने एक हमारे देश का बनाया हुआ वैक्सीन रिलीज़ किया है। उस वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल एंड दिस वैक्सीन इज़ अगेंस्ट न्यूमोनिया बैक्टीरियाज। सो ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये नीमोकोकी फैमिली वाले बैक्टीरियाज के, अलग अलग तरह के नीमोकोकी फैमिली वाले अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज को लेकर के मिक्स करके ये वैक्सीन बनाई गई, इसीलिए इसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के, देखो एक बात तो आपको पता है कि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए उसी बैक्टीरिया उसी वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम अमाउंट में, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। अलग अलग तरह के इस फैमिली के अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज को लिया गया, उनका कंजुगेट करके ये वैक्सीन बनाया जा रहा है और इसका नाम है न्यूमोसिल। ऑलरेडी ये बनाया जा चुका है और ये पहला ऐसा हमारा इंडिजीनस, हमारे देश का खुद का बनाया हुआ वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया and it will be sold under brand name Pneumocil and it is effective in prevention of pneumonia disease and it targets द न्यूमोकोकल बैक्टीरियम। तो इस बात का ध्यान रखना कि न्यूमोनिया जो बीमारी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, और जो न्यूमोनिया वैक्सीन है दैट कम्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम कई दफ़ा देख चुके हैं। 1985 में स्टार्ट किया गया था हमारे देश में बच्चों को पूरे तरह से इम्यूनाइज करने का प्रोग्राम। इसमें 12 तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं, इसको जरूर याद कर लेना, पीटी में पूछ लिया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मेजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेप्टलाइसिस, रोटावायरस एंड डायरिया। इसका कुछ एक्रोनिम बना के रट लेना इस तरीके से, ऐसे PPP, DD ऐसे करके रट लेना, लेकिन ये रटना जरूर क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। The next article is taken from culture segment. It is about Monpa handmade paper industry. This topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. So current news देख लेते हैं। देखो 1000 साल पुराना एक ट्रेडिशन है हैंडमेड पेपर बनाने का। अरुणाचल प्रदेश का ये ट्रेडिशन है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट का ये ट्रेडिशन है हैंडमेड पेपर बनाने का। उसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है, इस कल्चर को वापस से लाया जा रहा है। हैंडमेड ये मोनपा पेपर बनाने का ट्रेडिशन को रिवाइव किया जा रहा है। उसको रिवाइव करने का काम कर रही है KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है इट वाज पार्ट ऑफ द लोकल कस्टम ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट इन असम। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मोनपा हैंडमेड कल्चर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो एक फाइन तरह का टेक्सचर यूज किया जाता है और होममेड पेपर, उसको हम लोग कहते हैं मोनसुगु। तो जो पेपर बनता है इस मोनपा पेपर इंडस्ट्री प्रोसेस से, वो जो टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर उसको हम लोग कहते हैं मोनसुगु। और ये जो पेपर है दैट इज टेकन फ्रॉम और मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ लोकल ट्री कॉल्ड सुगू सेंग। तो सरल शब्दों में देखिए, पेड़ है एक तरह का ट्री है सुगू सेंग, उस सुगू सेंग के बार्क को लेकर के फिर ये पेपर बनाया जाता है, जिस पेपर का नाम है मोनसुगु। और ये टोटल जो इंडस्ट्री है दैट इज मोस्टली लोकेटेड इन द और वाज प्रैक्टिस्ड इन द मोनपा डिस्ट्रिक्ट और मोनपा एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनपा पेपर इंडस्ट्री। और इसको वापस से रिवाइव करने का काम कर रही है KVIC। ये 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है पेड़ से ये निकालने का और उसको पेपर बनाने का। और दिस पेपर
मेकिंग ऑफ मोनपा पेपर इंडस्ट्री वॉज मेनली यूज्ड फॉर राइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। तो ये जो मोनपा पेपर इंडस्ट्री है इट इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये KVIC के बारे में भी समझ लो, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर KVIC एक्ट ऑफ 1956। इसका पर्पस ये टू प्लान, प्रमोट एंड फैसिलिटेट खादी एंड विलेज प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स रूरल एरियाज। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। From our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 295 to 297. Topic number 295 is about Convention on Biodiversity. It was finalized in the Earth Summit in 1992. इसके तीन मेन गोल हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स अभी तक साइन किए जा चुके हैं: कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इन ऑर्डर टू सेफली मैनेज और रेगुलेट द बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल दैट वाज साइंड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 10 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसमें 20 नए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टारगेट्स फाइनलाइज किए गए थे जिनको हम कहते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स दैट वाज फाइनलाइज्ड अंडर नगोया प्रोटोकॉल। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 295. टॉपिक नंबर 296 इज अबाउट बीजिंग +25. तो 2020 marks the 25th anniversary of 4th World Conference of Women and adoption of the Beijing Declaration of Platform for Action that was done in 1995, and hence this year Beijing +25 is being celebrated. देखिए सरल शब्दों में मैं बताऊं तो 1995 में एक बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन साइन किया गया था। समझो तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, और उसके 25 साल पूरे हो गए। इसी कारण से इस साल एक फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसका नाम दिया गया था बीजिंग +25। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Topic number 297 is about Mines and Mineral Act of 1957. According to this act, the state government has power to frame rules to prevent illegal mining, transportation and storage of minor minerals. The power to frame policy and legislation related to minor minerals lies entirely in the hands of the state government, while the central government has power to notify minor minerals and deal with the policy and legislation of the major minerals. Please attempt this question that is based on topic number 297. This is the answer of question number 292 to 294 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। A68 is recently seen in news is, और आप सबने आंसर दिया है ऑप्शन बी, लार्ज आइसबर्ग इन पैसिफिक ओशन, बट इट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली इट इज़ नाइदर इन द पैसिफिक ओशन। ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ द अबोव, मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है बिकॉज इट वाज नॉट इन द पैसिफिक ओशन, इट इज़ इन द अटलांटिक ओशन। सो द करेक्ट आंसर शुड बी नन ऑफ द अबोव। इट शुड ऑल्सो नाइदर बी नेम ऑफ अ न्यू स्टार। द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी। मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसको काट करके नन ऑफ द अबोव कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।